हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। तो सर, आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक सीरीज़ को जो कि फोकस्ड है क्लास 12th स्टूडेंट के ऊपर, जो कि अपीयर करने वाले हैं 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और इस सीरीज़ में आई ट्राई टू कवर अप विद इन नेक्स्ट 2 मंथ कंप्लीट क्लास 12th अकाउंटेंसी सिलेबस। आने वाले 2 महीने में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के कंप्लीट सिलेबस को, हर चैप्टर को, ईच टॉपिक्स को इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट इन अ कंसाइज मैनर। विद अ वेरी लिमिटेड वीडियो आई विल ट्राई टू गिव यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। हर वीडियो के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनका वेटेज क्या होता है और आप उसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, राइट। एंड आई प्रॉमिस यू कि इन 2 महीनों के बाद ये जो कुछ वीडियोस हैं, इन्हें देखने के बाद आप ईज़िली अपने क्लास 12th अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्ज़ाम में ईज़िली 80+ स्कोर कर सकते हो। रिमेंबर, आई एम नॉट raising your hope because see, accountancy is a numerical subject. I can explain you the concept, पर अगर आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हो, ठीक है, you can score 90 or 95+ also, but the point is you need to put the work. I can explain you the concept, but you need to promise me कि हर कॉन्सेप्ट के ख़त्म होने के बाद, हर टॉपिक, हर वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, उन टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, राइट। एंड आफ्टर दैट इफ टाइम विल बी लेफ्ट, हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नाउ इट इज़ अप टू यू, अगर आप चाहो तो अभी कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद या तो क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी बुक से देख सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी बुक हो, DK गोयल, TS गेरवाल, या फिर आप खुद पास्ट ईयर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके इजीली डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपनी पार्टनरशिप को, ठीक है। और पार्टनरशिप में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल को, राइट। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम पहले क्या करेंगे, देखिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी। एक तो आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। बेसिक्स के अलावा 4 पोर्शन है जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होते हैं। एक, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स कैपिटल मेथड क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम गारंटी का क्लॉज जो अप्लाई होता है PL एप्रोप्रिएशन में, किस तरीके से काम करता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। PL एप्रोप्रिएशन में कंबाइन करके भी ISC में कभी कभी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये 4 न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, राइट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स से। चूँकि अकाउंट्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको बेसिक जानने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ऊपर से जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट हमारे लिए हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पार्टनरशिप डिफाइन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। और क्या कहता है देखते हैं। पार्टनरशिप रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन persons, or I can say 2 or more person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। क्या कहना चाह रहा है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है सर, एक रिलेशन है किसके बीच, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, और वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या करने वाले हैं, एग्री हुए इस बात पे कि वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट किसी ऐसे बिजनेस का विच विल बी कैरीड ऑन बाय ऑल, जिसे सब मिलके चलाएंगे, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच का, जो कि इस बात पे एग्री हुए हैं कि वो किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटेंगे जो बिजनेस या तो सब मिलके चलाएंगे या सब में से कोई एक चलाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होंगे, तो देखिए किसी भी डेफिनेशन में आपको फीचर अपने आप दिख जाएगा। जैसे कि पहला फीचर, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। अभी रिलेशन पे अभी बात करते हैं किस तरीके से।
दूसरा, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। तीसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। चौथा, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और लास्ट क्या है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो सब चलाएंगे या सब में से कोई एक चलाएगा। इसमें आप कह सकते हैं, इससे एक वर्ड बनता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का, यानी कि पार्टनरशिप में अगर सब चला रहे हैं, जो देखिए बिजनेस चला रहा है वो क्या हो गया, एक तरीके से प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और एजेंट जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर अगर कोई काम करता है, ठीक है, तो वो पार्टनर ने जो काम किया है उसके लिए हर पार्टनर लाइबल होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक फर्म में 3 पार्टनर ए बी सी, ठीक है, और सी ने कोई काम किया, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है फर्म पे, तो ए और बी बाद में अपनी बात से पलट नहीं सकते कि सर हमें नहीं पता, सी ने कोई एग्रीमेंट कर दिया था, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी एज अ एजेंट काम कर रहा है और इसके लिए ये प्रिंसिपल लाइबल होंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती, तो ये आपका लास्ट पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स का बन सकता है वो क्या है कि रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई थ्योरी की। अब एक चीज और समझते हैं जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। पहली चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि व्हाट इज पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरी चीज क्या क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप का फीचर क्या है। अब तीसरी चीज हम बात करते हैं रिलेशन की। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन। अब बात होती है कि सर ये रिलेशन स्टेबलाइज कैसे होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप पार्टनरशिप में स्टेबलाइज होता है थ्रू एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस चलाने का, और इस एग्रीमेंट के थ्रू ही पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो रही है, ठीक है। अब समझो, ये एग्रीमेंट 2 टाइप का हो सकता है, या तो एग्रीमेंट मेरा क्या होगा, ओरल होगा, या फिर क्या होगा, रिटन होगा, ठीक है। सर क्या ये कंपलसरी है कि एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए या ओरल होना चाहिए? नहीं, पार्टनरशिप के बीच का ये जो रिलेशन है ये एग्रीमेंट के थ्रू बनता है, और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी। दैट मीन्स इट इज नॉट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट ओरल भी है तो भी चल जाएगा। पर पता है प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने एग्रीमेंट ओरल बनाया है और कल को कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, तो फिर ओरल बातों का कोई मैटर नहीं होता। कोर्ट में ये बात प्रूफ कैसे होगी कि हाँ जो एग्री हुआ था वही चीजें हो रही हैं और कोई पार्टनर पलट नहीं रहा है। बट अगर आपके पास एक रिटन एग्रीमेंट है तो ये एज अ प्रूफ काम करता है लेटर ऑन, ठीक है। इसीलिए कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर आप बनाते हो एक रिटन एग्रीमेंट तो वो एक अच्छी चीज है, ठीक। चलिए, दूसरी बात, अगर एग्रीमेंट रिटन है तो इसी रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, सो पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर, ठीक है। चलिए, अब एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी है? नो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड मेरी क्या है, रिटन एग्रीमेंट है। और सर एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, यानी रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो भी पार्टनरशिप बन सकती है, यानी कि पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है। चलिए, अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड हो, अच्छा पार्टनरशिप डीड में हम लिखेंगे क्या, तो पार्टनरशिप डीड चूंकि एक एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में बिजनेस किस तरीके से चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, किस परसेंट पे होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या कैसी चीज़ें होंगी, एडमिशन के टाइम पे क्या होगा, गुडविल कैसे वैल्यू होगी, मतलब कि इन शॉर्ट पार्टनरशिप कैसे चलानी है, क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सारी ही चीज़ें हम अपने डीड में यानी एग्रीमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। बट अब सेकेंड टॉपिक जो आपको समझना है वो क्या है कि अगर बाय चांस मान लो पार्टनरशिप में कोई डीड नहीं बनाई गई थी तो फिर क्या होगा, यानी कि रूल्स दैट विल बी अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ डीड। तो अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो फिर उस केस में क्या चीजें किस तरीके से होंगी, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या होता है, देखिए 5 पॉइंट हैं, और अगर ये 5 पॉइंट आप याद रख लो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगी एडमिशन वगैरह में, ठीक है। और बहुत इजी याद करना, पहला देखिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर कोई ड्राइंग कर रहा है तो उस ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा, नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर चाहे दिन रात काम कर रहा हो और बाकी पार्टनर आराम कर रहे हो, फिर भी किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इक्वल PSR यानी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हर पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट और लॉस बांटा जाएगा। ठीक। और सबसे लास्ट पॉइंट, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे फर्म उस पार्टनर को 6% के रेट से पर एनम इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं था तो। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपको समझना था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। क्या क्या हमने डिस्कस किया वेरी क्विकली। फर्स्ट, वी हैव अंडरस्टूड पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन जो एग्री हो रहे हैं किसी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को बांटने का, जो कि सब मिलके चलाएंगे या सब में से कोई एक चलाएगा सबके बिहाफ पे। ठीक है। फिर हमने समझा ये रिलेशन स्टेबलाइज कैसे होता है सर? एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप रिटन एग्रीमेंट रखो, बट अगर आपके बिजनेस में एक रिटन एग्रीमेंट है तो दैट रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। फिर हमने समझा कि अगर बाई चांस मान लीजिए कोई पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की गई है तो फिर क्या क्या रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। बहुत सिंपल है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर, इक्वल PSR एंड लास्टली 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिक में बस इतना ही है। आई होप सब चीज़ें आप समझ गए हो। ठीक है, अब हम जो है अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि है PL अप्रो, पार्टनर्स कैपिटल, मिनिमम गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट। सो फर्स्टली विल स्टार्ट फ्रॉम PL अप्रोप्रिएशन, किस तरीके से PL अप्रो बनता है, क्या चीज़ें होती है। बट PL अप्रो हमारी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। आज की क्लास में हम PL अप्रो नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि PL अप्रो में कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं कि वो किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो फिर आप PL अप्रो ही नहीं बना पाओगे। ठीक है, और ऐसी दो चीज़ें जो थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती हैं, एक आपकी सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई भी ओपनिंग कैपिटल है तो आप इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, यानी ओपनिंग कैपिटल इनटू इंटरेस्ट जो भी रेट हुआ अपॉन 100। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए अपॉन 100, ये भी इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, और अगर बाई चांस किसी पार्टनर ने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली थी, यानी कि कुछ हमारे पास क्या है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, मतलब कुछ कैपिटल। देखिए ड्राइंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा होता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ हम किस ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की, यानी ओनर ने कैपिटल दी और बाद में उसमें से कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको करनी और इसके बाद जो फाइनल हमारा आंसर आएगा, दिस इज आवर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अच्छा एक चीज और, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे ईयर का इंटरेस्ट आप दोगे, एडिशनल कैपिटल जिस दिन लगाई गई उस दिन से जब तक वो कैपिटल लगी थी बिजनेस में तब तक का इंटरेस्ट आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए फटाफट से। मान लेते हैं एक फर्म में दो पार्टनर A एंड B। ठीक है, A और B हमारे पार्टनर हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि A की जो कैपिटल थी ऑन लेट्स से 1 अप्रैल 2022 ईयर के स्टार्टिंग में ए ने कैपिटल लगाई थी 2 लाख रुपीस, राइट। उसके बाद ए क्या कर रहा है, एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, यानी और कैपिटल वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेट्स से ऑन 30 जून 2022
और उसने एडिशनल कैपिटल लगा दी 1 लाख रुपए की, ठीक। इसके अलावा एक और चीज ले लेते, मान लेते ऑन 30 सितंबर 2022 ए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है, मान लेते कितना कर ले, 50,000 कर लेते हैं, चलिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मान लेते हैं हमारा है लेट्स से 12% पर एनम, राइट। ये चीज़ें जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि ए की कैपिटल ओपनिंग में कितनी थी, फिर ए ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दी और ए कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ए विड्रॉ कर रहा है, ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल थी या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप हमेशा उसे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये जो विड्रॉ था, ये विड्रॉ है आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेट करते हैं क्विकली। सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपीज़, तो ओपनिंग कैपिटल पे पूरे ईयर का इंटरेस्ट देना होता है, इनटू कितना कर देते हैं 12/100, ठीक है। ये मेरा आ गया 24,000, ठीक। एडिशनल कैपिटल ए ने लगाई है 1 लाख रुपीज़ की, पर एक बात आप समझिए कि ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 30 जून और मेरा ईयर एंड होगा 31 मार्च 23, तो ए की जो एडिशनल कैपिटल है वो 30 जून 2022 से 31 मार्च 2023 यानी कि सिर्फ 9 मंथ के लिए बिजनेस में थी। तो इस एडिशनल कैपिटल पे आप सिर्फ 9 मंथ का ही इंटरेस्ट निकालोगे, तो इंटू 12/100 इंटू 9/12, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी, ये कितना आएगा 9,000 आई गेस, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा लेट मी जस्ट वेरीफाई इट ऑल्दो देयर इज, हाँ या इट इज़ 9,000। और इसके अलावा ए क्या कर रहा है सर, ए की ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल भी है, ठीक है। और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बोला आपको क्या करना है, उसका इंटरेस्ट माइनस करना है। तो ए की ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है कितनी, 50,000, तो हम क्या करेंगे 50,000 रुपीज़ ए ने विड्रॉ किए, और जब उसने विड्रॉ किया 12/100, ठीक है। विड्रॉ उसने कब किया, ए ने विड्रॉ किया है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड है जब उसकी कैपिटल बिजनेस से बाहर थी, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 6 मंथ, सो इंटू 6/12, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 3,000 आई गेस, राइट। तो अब हमें कुछ नहीं करना, लेट मी जस्ट वेरीफाई 50,000 12%, ओके, डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट 3,000। तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी 24 + 9 एंड -3, दैट इज 30,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन कितना भी टेक्निकल हो, आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा से ही ईजिली निकल जाएगी। सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल जिस दिन लगी उस दिन से लेके ईयर एंड तक का इंटरेस्ट ऐड करना है, और अगर कोई ड्राइंग हुई है आउट ऑफ कैपिटल तो जिस दिन ड्राइंग हुई उस दिन से लेके 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो माइनस कर देना होता है, ठीक है। और इतना करने के बाद मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाती है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दी है या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं दी है तो सिर्फ यही अमाउंट आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपको टोटली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकलता है। ओके, तो पहली बात जो आपको समझनी है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि ड्राइंग हमारी 2 टाइप की होती है, एक आउट ऑफ कैपिटल और दूसरी आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये सिर्फ किस ड्राइंग पे एप्लीकेबल होता है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे एप्लीकेबल होता है। यानी अगर कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो वो ओनर अपनी दी हुई कैपिटल को ही वापस ले रहा है, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ किस पे निकलता है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि कैपिटल की ड्राइंग है कि प्रॉफिट की, तो वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानी जाती है, यानी उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। चलिए, अब समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है। तो देखिए 3 सिचुएशन बन सकती है ड्राइंग को लेके। फर्स्ट सिचुएशन जहां पे ओनर क्या कर रहा है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट इक्वल टाइम गैप,
यानी कि ओनर सेम अमाउंट निकालता है सेम टाइम गैप पे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप जो है एक पार्टनरशिप फर्म में हो और आप 3000 हर महीने विड्रॉ कर रहे हो और हर महीने की फर्स्ट डे को विड्रॉ कर ले रहे हो, तो टाइम गैप भी सेम है। पहली बार 1 अप्रैल निकाला आपने, फिर एक लेट्स से अप्रैल हो गया, फिर मई, फिर जून, जुलाई, ठीक है। तो आपका क्या है, सेम टाइम गैप पे हर महीने की पहली तारीख। और दूसरा 3000 पर मंथ, अमाउंट भी आपका क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल पे आप विड्रॉ कर रहे हो। ये हमारा एक केस बनता है, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या बनता है, दूसरा केस हमारा अनइक्वल का, यानी कि इसमें अनइक्वल होगा। क्या अनइक्वल होगा सर, अमाउंट या टाइम गैप, कुछ भी, दोनों भी अनइक्वल हो सकता है और एक भी अनइक्वल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, कभी 3000 कभी 5000 कुछ भी विड्रॉ कर ले रहे हो, ठीक है। या फिर अमाउंट सेम रख रहे हो पर डेट सेम नहीं, कभी 3 तारीख कभी 5 तारीख, ठीक है। तो कुछ भी अनइक्वल अगर हुआ, एक भी चीज़ अनइक्वल हुई तो हमारी केस नंबर 2 में आ जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, चाहे वो मेरी केस नंबर 1 हो या केस नंबर 2 हो, दोनों ही केसेस में यू आर नोइंग द डेट ऑफ ड्राइंग। ओनर किस दिन पैसा निकाल रहा है वो डेट आपको पता है, ठीक है। जो मेरी थर्ड केस बनती है उसमें क्या होता है, डेट क्या होती है, डेट ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो हमें क्वेश्चन में दी नहीं होती कि ओनर ने पैसा कब विड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारी केस नंबर 3 है। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं किस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, ठीक है। चलिए देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले आपका जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, तीनों ही केसेस को लेके एक साथ समझते हैं, बहुत आसान है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग पहले आप ले लोगे इनटू जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का डिवाइडेड बाय 100 इनटू, अब समझिए, अगर हमारी केस नंबर 1 बनती है तो यहां पे हो जाएगा हमारा ADD यानी कि एवरेज ड्यू डेट डिवाइडेड बाय 12। पर अगर अनइक्वल हुआ, ठीक है, तो ADD की जगह पे हमारा आता है टाइम लेफ्ट, सॉरी आई हैव रिटन लेफ्ट, आई गेस टाइम लेफ्ट, राइट। और अगर डेट ऑफ ड्राइंग ही मिसिंग है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया, तो ना तो ADD आएगा ना तो टाइम लेफ्ट। फिर हमारा आता है अकाउंटिंग ईयर का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अभी इसको समझते हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि 3 सिचुएशन हो सकती है। अगर सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल पे विड्रॉ कर रहे हैं तो हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट बाय 12। अगर कुछ भी अनइक्वल है, यानी कि अमाउंट या टाइम गैप कुछ भी या दोनों, तो हमारा हो जाता है टाइम लेफ्ट डिवाइडेड बाय 12। और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो हाफ ऑफ अकाउंटिंग ईयर करना है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं जो चीज़ें ईजी हैं उसके बारे में, यानी कि सेकेंड केस और थर्ड केस, ठीक है। तो बात करते हैं केस नंबर 3 में मैं क्या कर रहा हूं। देखिए केस नंबर 3 किस पे अप्लाई हो रहा है, जहां पे डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ABC हमारे एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, ठीक है। और A ने क्या किया, A ने विड्रॉ किया लेट्स से 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। A क्या कर रहा है, 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। अब A 10,000 विड्रॉ तो कर रहा है, पर A ने कब पैसा निकाला ईयर में, क्या ये मेंशन है, सर ये मेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 12% पर एनम है। चलिए, तो जब डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं, यानी ये हमारा क्या है, केस नंबर 3, जो कि क्या बोलता है सर, बहुत इजी कैलकुलेट करना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000 इनटू रेट 12/100 इनटू व्हाट आई हैव रिटन हाफ ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब जिस साल का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने जा रहे हैं उस साल में जितने भी मंथ थे उसका हाफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नॉर्मली देखिए, हर साल बिजनेस में क्या होता है, 12 मंथ ही होते हैं, ठीक है। तो यानी इस साल भी 12 मंथ ही रहे होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 6, हाफ ऑफ 12 क्या हो गया 6 और डिवाइडेड बाई ये वाला 12, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 600 रुपीज, राइट। अब देखिए, अगर आप बहुत सारी बुक रेफर करोगे तो बुक्स में आपको ये चीज़ें मतलब
हाफ ऑफ अकाउंटिंग ईयर जैसा कोई टर्म नहीं दिखेगा, पर ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स करना चाहेगा तो क्वेश्चन क्या बोल देगा कि ए बी सी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, और ए बी और सी ने स्टार्ट किया बिजनेस मान लेते हैं 30 जून 2022 को, और क्वेश्चन ने बोला कि ए विड्रॉ करा 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, रेट इतना है 12% पर एनम, और कैलकुलेट कर दीजिए क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कब के लिए सर, 31 मार्च 2023 को जो साल खत्म हो रहा है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दीजिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फंडा, ए ने 10,000 विड्रॉ की तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट था 12/100, और चूंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग ईयर का हाफ कर देंगे। तो बिजनेस, अब देखो नॉर्मली बुक में आपको क्या दिखेगा कि सर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया, टीचर्स क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो 6/12 कर देना, ठीक है, पर यहां समझो 6/12 हर केस में नहीं होगा। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 30 जून, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, सो 30 जून से 31 मार्च यानी कि सिर्फ 9 मंथ हो रहे हैं, और 9 मंथ का हाफ क्या होता है, 4.5, यानी 4.5/12 हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई यहां पे मैंने लिखा कि आप क्या लिख दोगे, हाफ ऑफ अकाउंटिंग ईयर, राइट। तो ये हमारा इंटरेस्ट बन के आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4.5 यानी कि 450 रुपीज़। सो आई होप केस नंबर 3 आपको क्लियर है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता है तो आप क्या कर देते हो, हाफ ऑफ अकाउंटिंग ईयर डिवाइडेड बाय 12 कर देते हो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनइक्वल की। अनइक्वल भी इजी है, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं विद अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट, कॉपी, ओके। तो यहां पे हम क्या करते हैं, चलिए ये स्टार्टिंग बिजनेस वाला केस थोड़ा सा हटा देते हैं। तो एबीसी पार्टनर है सर, और ए ने विड्रॉ किया 10,000, बट ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, लेट्स से डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ठीक है। और डेट ऑफ ड्राइंग क्या ले लें, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, 30 सितंबर 2022। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर सिंपल है, एबीसी पार्टनर है, ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 30 सितंबर को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लेते हैं कितना है, 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च 2023 के लिए निकाल दीजिए। सिंपल सेम फंडा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सर 10,000, रेट इज 12/100 इनटू, अब एक बात बताओ, क्या ये केस नंबर 1 है जहां पे सेम अमाउंट बार बार विड्रॉ हो रहा है, नहीं सर, तो ये केस तो नहीं है। क्या डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है, नहीं, डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई है, यानी ये किस केस में आ रहा है, अनइक्वल में, ठीक है। जहां पे हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम लेफ्ट बाय 12, ठीक है। टाइम लेफ्ट का मतलब क्या है, उस साल को खत्म होने में कितना समय बचा है। देखिए 30 सितंबर को ड्राइंग हुई, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, तो टाइम कितना बच रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट मीन्स 6 मंथ, सो इट विल बी 6/12, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 600 रुपीज़। आई होप केस नंबर 2 आपको क्लियर है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको मल्टीपल ड्राइंग दी होती हैं और मल्टीपल डेट होते हैं। जैसे हम यहीं पे ले लेते हैं कि ए ने क्या किया, 10,000 विड्रॉ किया 30 सितंबर को, फिर एक केस और दे दिया कि ए ने 5,000 और निकाला लेट्स से 31 दिसंबर को, फिर ए ने क्या विड्रॉ किया 3,000 और निकाला लेट्स से 31 जनवरी को, और सेम फंडा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 3 अमाउंट है, इट इज़ वेरी क्लियर कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग अनइक्वल है, डेट भी कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अमाउंट अनइक्वल हो गया तो ये सेकंड केस में ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि या तो 3 अलग अलग कैलकुलेट करो, यानी कि पहले 10,000 पे आपने निकाल लिया, फिर 5,000 पे सेम फंडा 12/100 इंटू 31 दिसंबर के बाद टाइम लेफ्ट क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, 3/12 हो जाएगा, और तीसरा वाला 3,000 इंटू 12/100 सेम फंडा इंटू 31 जनवरी था तो फरवरी मार्च 2/12 हो जाएगा, ठीक है। और आप इंडिविजुअली इनका निकाल सकते हो, तो ये हो गया आपका 150 और ये हो जाएगा कितना 60 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आई गेस 810, 750 प्लस 60 या 810, राइट। मतलब इंडिविजुअली आप निकाल सकते हो, या फिर आप एक चीज़ हम जानते हैं प्रोडक्ट मेथड के नाम से। अब प्रोडक्ट मेथड में करना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ध्यान दीजिएगा केस 2 पे ही अप्लाई होती है, कुछ करना नहीं है। अमाउंट 10,000, 5,000, 3,000, टाइम लेफ्ट से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टाइम लेफ्ट 632, तो और यहाँ पे निकलेगा मेरा प्रोडक्ट,
ये था अमाउंट, ये था टाइम लेफ्ट, और अमाउंट और टाइम लेफ्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, जो कि 60,000, 15,000 और ये हो जाएगा 6,000, और ये टोटल कितना हो जाएगा 81,000। ठीक है, और अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, और आंसर सेम आएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड। पर ध्यान देना, प्रोडक्ट मेथड सिर्फ केस 2 में अप्लाई होता है, जहां पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग है और डेट भी डिफरेंट है। ठीक है, तब ये आप प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, पर आप चाहो तो इंडिविजुअली भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दोनों ही केसेस आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो अकाउंटिंग ईयर का हाफ बाई 12 कर देते हैं, और जब अनइक्वल अमाउंट है या अनइक्वल डेट है तो वहां पे क्या हो जाता है सर, टाइम लेफ्ट बाई 12 हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे फर्स्ट केस पे, जो कि हमारा क्या है सर, जहां पे हम इक्वल अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं इक्वल टाइम गैप पे। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे, बहुत इजी है, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल। फॉर्मूले में हमारे क्या चेंज है, छोटा सा चेंज है सर, सब कुछ सेम है, बस एक चीज है, एवरेज ड्यू डेट बाई 12 कर रहे हैं। अब सर एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, तो देखिए एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है एक ऐसी डेट जहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से वो पूरे ईयर का सेट ऑफ हो जाता है। मतलब अगर हम ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ए 3,000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, हर महीने, तो ए ऐसा कितनी बार करेगा सर, 12 टाइम्स करेगा, यानी 12 बार ड्राइंग करेगा। तो या तो आप ऐसे इंडिविजुअली टाइम लेफ्ट करके 12 कैलकुलेशन करिए और उन सब का टोटल करिए, वो आपकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, या फिर आप एक ऐसी डेट निकालिए जिस पे आप डायरेक्टली टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको 12 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलता है सर, देखिए बहुत सिंपल है। एवरेज ड्यू डेट का एक फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जब आपने पहली बार ड्राइंग की उसके बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी जो आपकी सबसे आखिरी ड्राइंग हुई उसके बाद कितना टाइम बचा, एंड डिवाइडेड बाई 2। ये जो हमारा निकल के आता है ये हमारा क्या होता है, एवरेज ड्यू डेट। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पे आपको एवरेज ड्यू डेट निकालने की भी जरूरत नहीं होती, आप उसको इजीली याद रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मंथ का और क्वार्टर का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बंदा हर मंथ की फर्स्ट डे को विड्रॉ कर रहा है, यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या हर मंथ के मिडल में विड्रॉ कर रहा है, यानी 15th डे ऑफ द मंथ, या फिर हर मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सेकंड मिड ऑफ द मंथ, और थर्ड एंड ऑफ द मंथ। ऐसे ही क्वार्टर के केस में बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो चूंकि यहां पे अगर आप देखो तो ये एडीडी का ही केस है, हर महीने और बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख को इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप, या हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो ये इसी में आ रहा है, राइट। तो आप या तो एडीडी का फॉर्मूला लगाओ और या फिर आप मंथ और क्वार्टर के केस में याद रख सकते हो, बहुत आसान है। देखिए मंथ के केस में बिगिनिंग 6.5 से स्टार्ट होता है और 0.5 माइनस करना होता है, यानी अगर बिगनिंग में हुआ तो 6.5 मंथ, मिड में हुआ तो 6.5 में से 0.5 गया 6, और 6 में से 0.5 गया तो 5.5। ठीक है, याद नहीं रखना है, ऐसे ही ईजिली याद हो जाएगा। पर अगर क्वार्टर में है तो 6.5 के बजाय 7.5 से आप स्टार्ट करोगे, और क्वार्टर में होते 3 महीने, तो जब आप एक महीने में 0.5 माइनस कर रहे थे तो 3 महीनों पे कितना माइनस करोगे, 0.5, 0.5, 0.5, यानी कि 1.5। तो 7.5 में से 1.5 गया कितना हो गया 6, और 6 में से 1.5 गया तो 4.5। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। पर अगर मंथ और क्वार्टर के अलावा कुछ आ गया तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा लेना एडीडी का, और आपका एडीडी पता चल जाएगा। और ये चीज़ आपको याद नहीं भी है तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है एक पार्टनरशिप फर्म में है और वो विड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से 5,000 एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, और कब विड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से मिड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिड ऑफ एवरी मंथ है, और हाँ
रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं हमारा जो ड्राइंग का है, सेम 12% रखते हैं इजीनेस के लिए, राइट। तो ये क्या है सर, ये हमारा फर्स्ट केस में आएगा इक्वल अमाउंट हर महीने विड्रॉ हो रही और सेम डेट को विड्रॉ हो रही मिड ऑफ एवरी मंथ, तो सेम इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप। फॉर्मूला क्या है सर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अब 5000 मत लिख देना हर महीने, तो 5000 इंटू 12 यानी कि 60,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया, इंटू 12/100 इंटू एवरेज ड्यू डेट बाई 12, ठीक है। और एवरेज ड्यू डेट देखो अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, तो पहली ड्राइंग कब होगी, मिड ऑफ एवरी मंथ है, तो ईयर मेरा स्टार्ट होगा सर 1 अप्रैल से, एंड होगा 31 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग जो होगी वो मेरी कब होगी, अप्रैल में 15 अप्रैल को, यानी कि आधा महीना अप्रैल में बीत गया, तो अभी कितना टाइम बचा, 11.5 महीने बचे, प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट मंथ में मिड में यानी 15 मार्च को, और कितना 15 मार्च के बाद कितना टाइम बचा, आधा मार्च में बचा, यानी 0.5 मंथ, तो 11.5 और 0.5 यानी कि 12/2 यानी कि 6, और जो आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है कि मंथ में बिगिनिंग में है तो 6.5, मिड में है तो 6 और एंड में है तो 5.5, यानी कि मिड में है तो 6, जो कि यहाँ निकालने पे भी सेम आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ें, ये फ़ायदा है याद रखने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 3600, राइट। चलिए अब थोड़ा सा एक हल्का सा टेक्निकल एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे मान लेते हैं हमें याद नहीं है एडीडी तो क्या होगा, ठीक है। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव इट, ओके। सेम एग्जांपल मिस्टर ए जो है, और इस बार मिस्टर ए मान लेते हैं हमारा विड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से मिस्टर ए विड्रॉ कर रहे हैं, सेम अमाउंट रखते हैं 5000 पर मंथ, और लेट्स से बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पर कैच क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो है, पर ये चीज फॉर द लेट्स से फर्स्ट 9 months ओनली। ए क्या कर रहा है सर, 5000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और हर महीने की पहली तारीख को ही विड्रॉ कर रहा है, तो इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप। पर प्रॉब्लम क्या है, ये चीज सिर्फ फर्स्ट 9 मंथ में अप्लीकेबल हो रही है, यानी शुरुआत के 9 महीने ही ये काम चल रहा है। अगर मेरा ईयर अप्रैल से मार्च तक चल रहा है तो ए ये ड्राइंग सिर्फ शुरू के 9 महीने में कर रहा है, यानी अप्रैल में ए ने किया, मई में किया, जून में किया, फिर जुलाई में किया, अगस्त में किया, सितंबर में किया, फिर अक्टूबर में किया, नवंबर में किया, दिसंबर में किया, 9 मंथ ओवर। और इसके बाद मिस्टर ए ने जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई ड्राइंग नहीं की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब अगर आप यहां पे ये सोचो कि सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है 6.5 लगा देते हैं, तो वहां पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 तब लगाना होता है जब वो पैटर्न थ्रू आउट द ईयर मेंटेन हो, पूरे साल, और यहाँ पे पूरे साल चीजें नहीं चल रही हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एडीडी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका एडीडी तो आपने याद नहीं किया। तो क्या करेंगे, सिंपल है, 5000 पर मंथ, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी हो गई, 5000 इंटू 9, क्योंकि सिर्फ 9 मंथ ही ड्राइंग हो रही है, तो 45 इंटू रेट मानते हैं 12/100 था, इंटू एडीडी बाई 12, ठीक। अब एडीडी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग कब होगी, अप्रैल में, और कब होगी, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद ईयर एंड में कितने मंथ बचे, 11, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग कब होगी, चूंकि शुरुआत के 9 महीने ही वो ये काम कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग दिसंबर में होगी, और बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो 1 दिसंबर को होगी। तो 1 दिसंबर के बाद कितने मंथ बचे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 दिसंबर था तो दिसंबर पूरा काउंट होगा, यानी कि 4 महीने। अब डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 11 + 4 15/2 दैट इज 7.5, और ये एडीडी के बजाय यहाँ पे फिर अब हम क्या लिख देते हैं, 7.5/12, राइट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो पा रही होगी। अब आगे कुछ नहीं करना है, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 7.5/12 दैट इज 3375 इज आवर आंसर।
गुड टू गो। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही चीज़ें अच्छे से एकदम क्लियर हो गई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बहुत आसान है। 3 सिचुएशन बनती है। पहला, जब सेम अमाउंट सेम टाइम गैप पे विड्रॉ हो रहा है। दूसरा, जब अनइक्वल है या तो टाइम या फिर अमाउंट या फिर दोनों। और तीसरा, जब डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है। फॉर्मूला तीनों में सेम लगता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी है इनटू रेट ऑफ ड्राइंग बाय 100 इनटू एडीडी बाई 12 अगर इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप, अनइक्वल है तो टाइम लेफ्ट बाय 12 और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो जो भी अकाउंटिंग ईयर था उसका हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, जिसमें हम क्या कर रहे थे सर, सिंपल ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल रहे थे, एडिशनल कैपिटल पे निकाल रहे थे और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस कर रहे थे। सो आई होप बेसिक्स आर क्लियर टू यू। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या क्या रूल अप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। आई होप आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है आप उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और अब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका होगा, तो फिर हम अगली क्लास से अपने रियल टॉपिक यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन को स्टार्ट कर सकते हैं। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, हैव अ गुड डे।